हेलो दोस्तों, हम जो है नीट की प्रिपरेशन के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। मैं हूं अयान और मैं आपके साथ एज अ नीट एस्पिरेंट साथ में नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने रिवीजन को भी करते हुए और आपको सही गाइडेंस करते हुए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आज कुछ मज़ेदार चीज़ों की कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि नीट के अंदर जो फिज़िक्स है ये बहुत टफ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना होता है फिज़िक्स के अंदर। और नंबर 2 जहाँ तक मुझे लगता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये दो चीज़ें नंबर पहला आपको जो है लेक्चर अच्छे से लेना है, दूसरा आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और तीसरी चीज़ वो है रिवीजन। ये तीन चीज़ें अगर आपने अच्छे से की ना तो आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात आती है कि अगर हम अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा अभी तो दिसंबर चल रहा है, ओके, तो दिसंबर के किस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पहले आपको जो है ये बात पता होना चाहिए कि सिलेबस एंड कब होना चाहिए। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि यार सिलेबस जो है ना फरवरी तक होना चाहिए, कोई बोलता है मार्च तक, कोई बोलता है जनवरी तक, ठीक है ना, सबका ले लेते हैं। तो जहाँ तक है वो ये पीरियड फरवरी या मार्च तक आपका सिलेबस होना चाहिए। अब होता ही है ना, हम या आप सब और जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो किसी कोचिंग में है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग नाम लेना नहीं चाहते, या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे सब जगह सिलेबस फरवरी के एंड पर होता है ख़त्म, बहुत हो गया, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक। अब बच्चे बोलते हैं कि हमको रिवीजन करने के लिए टाइम ही कितना कम मिल रहा है, यहाँ से एग्ज़ाम कितना करीब है। तो सबसे पहली बात उन बच्चों के लिए मेरे पास एक बात है कि अब तक आप क्या कर रहे थे, यानी कि आपको अपने डेली टाइम में से ऐसा शेड्यूल करना है कि जिसके अंदर आपके पास रिसेंट टॉपिक के लिए रिसेंटली जो भी आप पढ़ रहे हो, रिसेंटली टॉपिक जो भी है आपका, उसके लिए आपके पास अलग से टाइम होना चाहिए। प्रीवियस चैप्टर रिवीजन करने के लिए आपके पास 1 आवर होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए प्रीवियस के लिए, प्रीवियस टॉपिक के लिए, प्रीवियस चैप्टर के लिए। अगर आप ऐसा चलेंगे तो ही आप जो है अपने टेस्ट को भी मैनेज कर पाएंगे और चीज़ों को भी मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि फिज़िक्स को हम कैसा लेकर चलेंगे। फिज़िक्स का बहुत हो सका तो आप सारे लेक्चर डेली लो। अगर आप फिज़िक्स में वीक हैं तो फिज़िक्स में एफर्ट लगाओ, भागो मत दूर। आप फिज़िक्स में अगर 50 स्कोर भी कर रहे हैं, मिनिमम स्कोर ले लेते हैं कि आप फिज़िक्स में 50 स्कोर भी कर रहे हैं, अगर आपने मेहनत की है ना, आप 150 प्लस भी जा सकते हैं अगर मेहनत की। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने मेहनत की, कोई इंस्टीट्यूट वाला गलत नहीं पढ़ाता है, पहली बात तो। अब मैं कुछ फेमस टीचरों के नाम ले लूँगा तो बच्चे बोलेंगे आपने उनका नाम नहीं लिया, इनका नाम लिया, तो मैं इस पर से बात नहीं करूँगा। इस पर से बात करने से थोड़ी बहुत बच्चों को भी लगना चाहिए कि यार हम जो पढ़ रहे सही पढ़ रहे। सबसे पहली चीज़, हमने क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं सर के साथ उसको अच्छे से पढ़ो, चाहे किससे भी पढ़ रहे हो आप। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर तो मशहूर लोग हैं, जैसे कि एक नाम मिलता है MR सर का, ठीक है ना। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन के अपने अपने टीचर से। तो अब बात आती है कि यार हमको कैसे पढ़ना है। तो फिज़िक्स के लिए ना आप क्या करो, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, एक बैच आपको लेक्चर के बाद, मतलब एक लेक्चर लेने के बाद आपको जो DPP मिलती है ना, इसको आपने सही ईमानदारी से बताना कि आपने कितनी दफ़ा सॉल्व किया। कोई बच्चा बोलेगा कि यार मैंने 1 बार सॉल्व किया, कोई बोलेगा 2 बार, कोई बोलेगा 3 बार। तो आप क्या करो, फिज़िक्स के लिए ना DPP के सवाल को
और क्लास के सवाल को ही करो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, अलग से कुछ भी नहीं करना है। फिर फिजिक्स के लिए क्या करना है, सिर्फ क्लास क्वेश्चंस करो और डीपीपी करो और उसके अलावा पीवाईक्यूज। बस मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्लानर दे रहा हूँ इस ताल्लुक से। आपके इससे क्या होगा आपके ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 मार्क तो आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक बार समझते मेरी बात को तो आप गौर से समझ लीजिए। बस अगर आपने फिजिक्स को अच्छे से लेकर चलिए, प्रॉपर रिवीजन किया, 100 मार्क पक्का आ जाएंगे आपकी फिजिक्स में। कोई फिजिक्स में आपको रोक नहीं सकता 100 मार्क लाने के लिए। रोक सकता क्या? नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल बात है भाई। मैं मेरी बात करूँ तो मेरी फिजिक्स में 60 आ रहे थे, 70 आ रहे थे। अब फिजिक्स के अंदर 100 आ जाते हैं प्लस। अभी नहीं आएंगे 100 प्लस, सिर्फ 100 तक अगर आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं आपको, या 90 से 100 आ रहे हैं तो ही ठीक है। अभी नहीं आएंगे। कितना भी बच्चा बोले ना जो ऑनलाइन के अंदर पढ़ता है, अक्सर बच्चे झूठ फैलाते हैं। क्या पता कैमरे के पीछे बच्चा क्या कर रहा है, पेपर देख कर सॉल्व कर रहा है, बगैर देख कर सॉल्व कर रहा है। लेकिन आपने पूरा ईमानदारी से करना है कि अगर मुझे 50 भी आ रहे हैं ना, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करने के नहीं, मुझे 50 ही आए, मुझे अगले इसमें 60 लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, 100 लाना है। आप हाफ देख रहे हैं 150 के, इतने आसानी से नहीं आते भाई, इतने आसानी से 150 नहीं आते, ये दिमाग में रखे पहले। तो इसी के सिलसिले में आपने बहुत सारे चैप्टर पहले पढ़े होंगे, प्रीवियस में नहीं पढ़े होंगे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक टॉपिक अभी हमारा चल रहा है रिवीजन के अंदर, तो मैंने सोचा कि आप सबको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ से हम आपको लेकर चलें। इस चैनल पर क्या दो बातें आएंगी दिमाग में। पहली बात आएगी कि आप क्या कराओगे, तो मैं बताऊंगा इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। कैसा करेंगे हम? क्विक रिवीजन होगा यहाँ पर, साथ ही साथ रिवीजन फॉर्मूले सब रिवीजन होगा। लेकिन हाँ, पहले क्विक रिवीजन अच्छे से होगा, फिर दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन थ्योरी, क्वेश्चन सेशन होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सेशन इस वजह से ताकि आपको क्वेश्चन सेशन मिल सके। क्वेश्चन सेशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं क्वेश्चन सेशन के अंदर पूरे 100% क्वेश्चन मैं ही सही करूँ, बल्कि नहीं, हम पहले क्लास के क्वेश्चन करेंगे जो सर ने क्लास में कराए होंगे वो, देन उसके बाद आपको मैं अलग से जो है पीवाईक्यूज कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मतलब पीवाईक्यूज कराऊंगा। और उसके अलावा आपको जो है कुछ नहीं करना है, क्लास के क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज कर लो बस। हाँ, और अगर आपको डीपीपी मिलती है कहीं से तो डीपीपी कर लो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सॉलिड के बाद आता है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और पीछे के जितने चैप्टर मेरे बचे मैं धीरे धीरे आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना, यहाँ पर मेरा ये रिवीजन में चल रहा था इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ठीक है ना, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको रिवीजन कैसा करना है, आपको फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो जहाँ तक आप सबके पास नोट्स होंगे तो नोट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में 3 टाइप के फ्लूइड आते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक फ्लूइड, एक होता है कौन सा फ्लूइड, एक होता है स्टैटिक, एक होता है आपका इट इज़ टू बी कॉल्ड डायनामिक, और एक होता है आपका इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, और ये डायनामिक फ्लूइड होता है, स्टैटिक फ्लूइड होता है। डायनेमिक फ्लूइड के अंदर अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर अगर आप देखें तो एक आइडियल फ्लूइड आता है, इनकम्प्रेस आता है, नॉन विजुअल आता है, नॉन सरफेस टेंशन आता है। उसके अलावा डायनामिक नेचर की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, एवी कांस्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन। ठीक है ना, तो ये बेसिकली थोड़ी सी बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या है, तो बहुत फटाफट चलेंगे हम, जल्दी एकदम फटाफट। ठीक है ना, तो व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास के बारे में आप क्या जानते हैं? ये इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या होता है ये? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है बेटा। तो मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसके अंदर होती है? कंटेन इन अ बॉडी
यानी बोलने का मेरा मतलब है कि मास वो चीज़ है जो बॉडी के अंदर कंटेन होता है। मास वो चीज़ है, वो क्वांटिटी है जो मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो बॉडी के अंदर कंटेन होता है, उसको हम मास कहते हैं। मास क्या होता है? मास स्केलर होता है। याद रहेगा, बोल्ड मेरे साथ एक साथ कि मास क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है मास की? एसआई यूनिट केजी होती है। बिल्कुल सही। 1 केजी मास क्या होता है? यहाँ जैसी यूनिट आएंगे ना, अच्छे बच्चों के ना फिसल जाएंगे यार, यूनिट पर गेम आ गया बोले। हाँ, यूनिट को याद रखना है। 10⁻3। अरे 1 केजी ग्राम को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 आएगा ना। 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो। यस, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि 1 केजी को 10⁻3 ग्राम में लिया, ये हो गया आपका मास। तो मास के अंदर क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट केजी होता है। 1 केजी 10⁻3 ग्राम। इस पर हमने बात कर दी। इसके अलावा होता है हमारे पास वॉल्यूम। क्या होता है इसके बाद? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका 3D स्पेस। कैसा होता है? 3D स्पेस। 3D स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। हम क्या बोल सकते हैं इसको? 3D स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वजह से जो 3D स्पेस आया है, जो 3D स्पेस आया है, जो ऑब्जेक्ट की वजह से 3D स्पेस आया है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम उसको? वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉल्यूम समझ में आ रहा है? तो 3D स्पेस के जरिए जो ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड कर रहा है, क्या ऑक्युपाइड कर रहा है? इट इज ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के जरिए उसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है ना? तो वॉल्यूम 3D स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है एम क्यूब। देखो, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम क्यूब होता है। अगर 1 लीटर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो 10⁻³ होता है। हाँ या ना? यस। और एम क्यूब होता है। अगर मैंने इसकी बात की तो बहुत सारे बोलेंगे कैसे बोल दी। इस पर एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं बिल्कुल। पहली बात कर रहे हैं कि 1 लीटर में 10⁻³ एम क्यूब आएगा। क्या आएगा? 10⁻³ एम क्यूब आएगा। ठीक है ना? तो 1 लीटर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 1 लीटर की। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, देखो मैं 1 मिनट रुक के आपको बताता हूँ। ठीक है ना? 1 मिनट रुक के ज़रा सा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है आपका? वॉल्यूम आपका 3D स्पेस में पाए जाने वाला ऑब्जेक्ट है। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? एम क्यूब होती है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? एम क्यूब होती है। 1 लीटर, क्या? 1 लीटर वॉल्यूम 10⁻³ एम क्यूब होता है। क्या होता है? 10⁻³ एम क्यूब होता है। अगर 1 लीटर वॉल्यूम की बात आ गई, मिसाल के तौर पर 1 लीटर वॉल्यूम आ गया तो 10⁻³ और एम क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा आपका सिंपल फॉर्म। यस और नो? यस। कितना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। उस पर हम बात करेंगे कि अगर हमको ट्यूब के अंदर और मास इट इज टू बी का सिलेंडर के अंदर निकालने के लिए बोल दिया तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे क्यूब के अंदर? तो अगर आप क्यूब देखते हैं तो क्यूब इस तरीके से दिखता है। देखो यहाँ पर इस तरीके से क्यूब देखने को मिलता है। यस। तो क्यूब के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होता है क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस। तो इससे क्या समझ में आया कि V इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम जो है एल क्यूब होता है। किसका? किसका? क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब। एक बात तो ये आ गई सामने आप सबके। अब उसके अलावा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमको इस तरीके का दिया जाता, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, और ये नीचे से इस तरीके से होता, तो इसका पहले आप फॉर्मूला बताएं। 1 मिनट रुक के बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा, मतलब वॉल्यूम बताए इसका मुझे। रुका लिया ईमानदारी से। ठीक है, इसका वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच।
वो कैसे? क्योंकि एच हाइट है देखो, और पाए आर स्क्वायर इसकी पूरी ये लेंथ, तो एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो गया आपका। ठीक है, यस। तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट, तो वॉल्यूम वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक नंबर आपके नोट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको सबसे पहले बेसिक से बातें करनी होती। अब हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ी ऊपर लेवल की बात। आपने ना लीनियर मास डेंसिटी के बारे में सुना, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी, वो मास डेंसिटी सुना होगा ना, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी होता है आपका लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल। क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल। आपने पहले भी इसको समझा होगा, नहीं? तो लीनियर मास डेंसिटी आपका लेमडा डी एम बाई डी एल होता है। इसकी जो यूनिट होती है केजी बाई मीटर होती है। क्या होती है? केजी बाई मीटर। उसके अलावा एरियल मास डेंसिटी होती है, एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी क्या चीज़ है? एरियल मास डेंसिटी के अंदर सिग्मा होता है आपका, सिग्मा डी एम बाई डी ए होता है, सिग्मा डी एम बाई डी ए होता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, सिग्मा क्या है आपका? डी एम बाई डी ए, और यहाँ क्या आएगा? के जी, के जी बाय एम स्क्वायर, के जी बाय एम स्क्वायर, के जी बाय एम स्क्वायर, के जी बाय एम स्क्वायर। ओके, यस, ये हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट। तो आपने दो बातें समझी। सबसे पहली बात तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल, लेमडा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल, और यूनिट क्या होगी? के जी बाय एम। एरियल मास डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू डी एम बाई डी ए। क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू डी एम बाई डी ए, और के जी बाय एम स्क्वायर। क्या होता है? के जी बाय एम स्क्वायर। क्या आपने ये समझा है? थोड़ा बहुत अच्छे से समझा है इसको? यस। एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, उस पर आपको फोकस करना है। वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी एक चीज़ होती है। अच्छा, वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है पता है? जिसका बहुत यूज पड़ेगा, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर। बोलो मेरे साथ, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर। यस, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर, डी एम बाई डी आर, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर, रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी आर। एक बार समझ लिया इसको अच्छे तरीके से। कैसे समझेंगे कि लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है डी एम बाई डी एल, यूनिट क्या होती है? के जी बाय एम। उसके बाद मैंने क्या बोला? इट इज़ कॉल्ड भी एरियल मास डेंसिटी, सिग्मा होता है, इसको हम बोलते हैं डी एम बाई डी ए, और यहाँ क्या लेते हैं? के जी बाय एम स्क्वायर। उसके बाद आता है रो, डी एम बाई डी आर। क्या आता है? डी एम बाई डी आर, डी एम बाई डी आर। ओके, समझ में आया आपको? अच्छे समझ में आया? अरे बोलो, बेहतरीन समझ में आया? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या भाई? ओ भाई, आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये देखो, इस तरीके से अगर आप चलेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो कैसा था हमारा? डी एम बाई डी एल, डी एम बाई डी ए, और डी एम बाई डी आर, डी एम बाई डी आर। ओके, यस, ओके, ओके, यस। अब हम बात करते हैं सबकी डेंसिटी की, सबकी डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ रहे, लेकिन सबकी डेंसिटी भी तो बात करनी है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब आप गौर से समझिए इसको कि ये होता है डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड भी डेंसिटी। ये क्या है आपकी? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या बोलते हैं हम? मास बाय वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी की बात करें, रो की, जिसको हम रो बोलते हैं डेंसिटी, अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसको गिनेंगे 10⁻³ kg पर एम क्यूब, पर एम क्यूब, पर एम क्यूब। तो ये रो होता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ kg पर एम क्यूब। ठीक है, तो ये होता है आपका 1 ग्राम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर क्यूब पर एम क्यूब।
ये इसका मतलब है। अगर ये डेंसिटी आइस की पूछे तो, आइस डेंसिटी पूछ लिया तो क्या बोलेंगे आप? आइस की डेंसिटी पूछ लिया तो आप क्या बोलेंगे? तो 0.9 ग्राम होती है आइस की डेंसिटी, ग्राम होती है। और काय मिलेगी? पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो 0.9 तो रहेंगे ही, इनटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ इंटू क्या आएगा? kg/m³। ठीक है, समझ में आया? यस। इसके अलावा सेकंड नंबर 2, इसके अलावा सेकंड नंबर 2 ये हो गया आइस का, ये हो गया आइस का, ये किसका हो गया? इसका हो गया भाई, इसका हो गया आइस का। तो हम बात कर रहे थे ऑयल की, किसकी बात कर रहे थे? ऑयल की। तो ऑयल के अंदर क्या आएगा? ऑयल की डेंसिटी क्या आएगी? ऑयल डेंसिटी देंगे 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और कैसे आएगी? 0.8 इंटू 10⁻³ kg/m³, kg/m³। तो ऑयल की डेंसिटी कितनी? 0.8 gm पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 10⁻³ kg/m³, ठीक है ना? यस। इसी तरीके से मिल्क की होती है, यस की होती है मिल्क की 1.04 ये 0 है 1.04 gm सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आएगा 1.04 इंटू 10⁻³ kg/m³, kg/m³ है। ये है कुछ बात इसके अंदर, यस। तो मैं आपको एक बार तीनों को कंपाइल करता हूँ, तीनों को एक साथ कंपाइल करूँ, लेकिन मैं केजी वाली यूनिट नहीं लिखूँगा, जाहिर सी बात है। आइस क्या होता है आपको? आइस क्या होता है? 0.8 0.9 क्या आएगा यहाँ पर? 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम है, ये ग्राम है, ये भी तो दिक्कत है। इतना सा लिखे तो बाद में बोलेंगे यार जी लिख दिए, गलत लिख दिया, फॉर्मूला तुमने गलत है, तुमको आता नहीं है। अलग दिमाग है बच्चों का। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका आइस का। इसके अलावा मैंने कहा कि ऑयल की होती है, ऑयल की डेंसिटी इससे भी कम होती है, आइस से भी कम होती है। आप देखिए कि ऑयल को जब डालते पानी में तो उससे भी कम होती है, तो 0.8 होता है, क्या होता है? 0.8 ग्राम। और कैसे होता है? सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा होती है हमारे पास किसकी? मिल्क की। मिल्क की डेंसिटी क्या होती है? मिल्क की डेंसिटी थी 1.04 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिक से आपको सारी डेंसिटी तो याद हो गई होगी, ठीक है। एक और डेंसिटी है जो कि आप शायद दिमाग में होंगे, आपके सब बोल रहे होंगे, इट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी की डेंसिटी। मर्क्यूरी की डेंसिटी है ना 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। ये इट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी। और ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट है, कैसी है? आपकी एक तरीके से इम्पोर्टेंट, कैसी है? इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने इसको ऐसे लिख लेना है अपने नोटबुक के अंदर भी, ये चीज़ें लिखते हुए चलो। जब हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो डेली रिवीजन करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो। आप खुद देखेंगे यार हमसे चीज़ें बन रही हैं, एकदम से नहीं बनेंगी यार, कैसे बनेंगी? एवरेज बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है कि डेली चीज़ें बन जाए। उससे कभी 20 क्वेश्चन होंगे, कभी 30 क्वेश्चन होंगे, कभी बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ जाएंगे, कभी बहुत सारे क्वेश्चन सही आ जाएंगे। अगर आप सही मेंटेनेंस में रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो मैं प्योर आपको गारंटी देता हूँ कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर आपको लेकर जाऊँगा। एनसीईआरटी का भी हम जो है ओवरव्यू देखेंगे, आपको सारा एनसीईआरटी का बताऊँगा मैं पढ़ूँगा कैसे। मैं लगे तो आपको वो क्वेश्चंस जो कि बच्चे कहीं दूसरे जगह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूँगा, लेकिन कल कराऊँगा उसके लिए, यानी कि अगले वाले लेक्चर्स के अंदर कराऊँगा। उसके अंदर आपको मैं पहला जो अपना चैप्टर है एनिमल किंगडम का, या फिर सेकंड चैप्टर मेरा रिवीजन में चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसका फ्रॉग वाला पार्ट बिल्कुल तगड़े तरीके से उसमें मैं खुद भी अटेम्प्ट करूँगा, आपको भी बताऊँगा कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट नहीं करना, खुद बताऊँगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से करना, ठीक है ना? ठीक है भाई।
ओके, तो हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने यहाँ पर 4 डेंसिटी पड़ी है। आइस की डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑयल की डेंसिटी होती है 0.8, मिल्क की होती है 1.04 और मर्क्यूरी की होती है 13.6। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको फार्मूला टू फार्मूला लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपने बहुत सारी पढ़ी। रिलेटिव डेंसिटी वो होती है कि लिक्विड की डेंसिटी बटा वाटर की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी बटा वाटर की डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? वाटर की डेंसिटी। एक मिनट, वाटर की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी कोई अलग चीज़ नहीं है, लिक्विड की जो डेंसिटी थी और वाटर की जो डेंसिटी थी, इसको ही रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं इसको। अब आती बात कि ये क्या होता है? यूनिट्स एंड डायमेंशन होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनलेस, ठीक है ना। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वो ज़्यादा होती है 1 से, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है। लिक्विड इज डेंसर देन वाटर, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट नोट डाल के लिख लो यहाँ पर कि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड क्या होता है? डेंसर होता है, किससे? देन, डेंसर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा होता है कौन? लिक्विड। कौन? लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपने रिलेटिव डेंसिटी समझ लिया, डेंसिटी का थोड़ा पार्ट पढ़ लिया। एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 2 हो, क्या हो? रिलेटिव डेंसिटी 2 हो, तो देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होना चाहिए? आप ये मुझे बताइए। अगर मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी 2 है, यानी 2 है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या आएगी? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अभी पढ़ा है कि नहीं? बताओ। रिलेटिव डेंसिटी बड़ा आसान है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर, ये पढ़ा है। अब मुझे बताओ ऊपर डेंसिटी किसकी दी हुई है? लिक्विड की दी वाली है या सॉलिड की दी हुई है? तो डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है? तो हमको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई, गौर से समझना। हमको निकालने के लिए क्या बोला? क्या बोला निकालने के लिए? निकालने के लिए बोला कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, बल्कि बोला है कि डेंसिटी ऑफ, सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोला है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी 2 दिया, ये 2 दिया हमको। हम रिलेटिव डेंसिटी को इधर ला लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को इधर ला लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को इधर ला लिया। रिलेटिव डेंसिटी थी 2 इंटू वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3, याद रखना है। और किस में है? kg और mq। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका? ओ भाई, ये क्या है आपका आंसर है। आसान था? यस, बहुत आसान था। यस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे क्या? एक क्वेश्चन यहाँ करा देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ करा देते भाई। मानो अगर आपको बोला गया कि फाइंड मास 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर का मास बताओ, कैसे निकालोगे? सोचो ज़रा दिमाग पर कि 1 लीटर वाटर का मास निकालना है। मास मुझे बताओ, वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम दिया, बिल्कुल दिया। किसका? 1 लीटर वॉल्यूम दिया, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ m³। क्या बोला है यहाँ पर? मास निकालो। वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। और मास निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू ये। तो किसका पूछा है यहाँ पर? फाइंड मास 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर वाटर अगर हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ आएगा, जाहिर सी बात है, m³। वही हमने तो कन्वर्ट करना सीखा था लीटर को इसमें। तो ये बात आई है सिंपल सी। कैसा है इसको सिंपल सी मैं समझाता हूँ कि एक जो लीटर है वो 10⁻³ और m³ पर आ गया, ठीक है।
हमको निकालने को बोला गया है, इट इज कॉल्ड मास। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। हमको डेंसिटी तो दी हुई है, हमको मास निकालना है, तो हम मास को रख लेंगे इधर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 10⁻³ kg इंटू वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम कितना दिया देखो, 10⁻³ इंटू m³। क्या कटेगा? ये जो kg/m³ आएगा यहाँ पर, याद रखना, ये 10⁻³ kg/m³ होता है वाटर की डेंसिटी, इंटू जो वॉल्यूम की डेंसिटी होगी, तो m³ से m³ कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? एक मिनट रुक जाओ, मैं समझाता हूँ। जो हमने कहा कि डेंसिटी जो है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम करूँगा। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 10⁻³ kg इंटू m³, ये वाटर की डेंसिटी। वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी है? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम डेंसिटी 10⁻³ इंटू m³। वाटर की डेंसिटी तो याद ही होना चाहिए आपको, 10⁻³ होती है, m³ से m³ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻+3, तो क्या बचेगा आपका? बचेगा आपका 1 kg। क्या बचेगा? 1 kg। ये भी 10⁻³ और ये भी 10⁻3, तो क्या बचा आपका? सिर्फ 1 बचा, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 kg ही बचा ना, तो ये आ गया आपका m मास। तो मास कितना आया? 1 kg आया। कितना आया? 1 kg आया। समझ में आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में? आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे? आगे की तरफ। अगले इस पर बात करते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है, मतलब मैं आपको मिल्क में निकालने के लिए बता देता हूँ। तो कभी कभी आ जाता है सवाल कि अगर 1 लीटर मिल्क में, क्या बताओ, 1 लीटर मिल्क है, इसका आपको क्या बताना? फाइंड मास। ज़रा रुक के 2 मिनट रुक के ज़रा फाइंड करने की कोशिश करना, गड़बड़ मत मचा, गलती आ जाएगा, लेकिन ठीक है। कर लिया? ठीक है। अब बात करते हैं। 1 लीटर मिल्क था। क्या था? 1 लीटर मिल्क। अब 1 लीटर मिल्क था, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ, जाहिर सी बात है 1 लीटर, इट इज़ अ 1 लीटर मिल्क। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ m³, ये 1 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 1 लीटर मिल्क है वो अलग बात है, हमको मास निकालने के लिए बोला है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, लेकिन मास ऑफ मिल्क फॉर 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर अगर निकालना है तो मैं इसको इस वजह से ऐसा कन्वर्ट कर दूँगा। किसमें कन्वर्ट कर दूँगा? ये मैं इसको मास इंटू इसमें कन्वर्ट कर दूँगा। अब मुझे बताओ डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या होती है? 1.04, अभी पीछे पड़ा है, इंटू 10⁻³ ये होती है। या कि ये यूनिट मत भूल जाना, यूनिट में गलती कर देते बच्चे, m³ याद करना गौर से। हमने क्या पढ़ा था? मिल्क की डेंसिटी होती है 1.04 इंटू 10⁻³ kg पर m³ इंटू वॉल्यूम की डेंसिटी यहाँ पर दी हुई, देखो ये वॉल्यूम की डेंसिटी -3 इंटू m³। अब होगा क्या? सिंपल ही तरीके से हम m³ को m³ से काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? मास इज इक्वल टू, ये बच जाएगा 1.04 इंटू 10⁻³ kg। अब पूछेंगे ये m³ का था, ये m³ का था, तो बेटा ये वाला भी और ये वाला भी काट दो ना थोड़ा दिमाग से, ये वाला भी और ये वाला भी कटेगा, क्योंकि ये -3 है और ये +3 है। जैसे m³ और m³ कट गया, वैसे ये कट गया, तो ये बचेगा मास। क्या है? ये इसका मास है। ये क्या है? इसका मास है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आया? यस। अगर आप 2 मिक्सचर की डेंसिटी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर डेंसिटी। मास m है, दूसरे वॉल्यूम का मास m है। पहले वॉल्यूम का मास m1 था, दूसरे वॉल्यूम का मास m2 था, तो पी मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि दो, जाहिर सी बात है, दो क्या है, मिक्सचर वाला आपका डेंसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिक्सचर डेंसिटी। तो मिक्सचर डेंसिटी क्या आएगा? तो मिक्सचर जो आएगा डेंसिटी का, वो आपको आसानी से m1 + m2 बटा v1 + v2, इस तरीके से आपका ये बनेगा। क्या बनेगा?
इस तरीके से बन जाएगा, बन जाएगा भाई, बन जाएगा। ये देखो, ओके। तो अगर आपने थोड़ा दिमाग से करा है तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़, आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो पी मिक्सचर होता है M1 + M2 / V1 + V2। अब इसके बाद है ना, बेसिक सी बात है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन मैं और चीज़ें यहाँ पर आपको कंक्लूड करना चाहूँगा ताकि आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाए रिवीजन के अंदर। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, आप देखेंगे आपका थोड़ा सा रिवीजन है ना आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। और है ना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रीवियस चैप्टर के इसमें ऐसा नहीं करना। प्रीवियस चैप्टर में आज थ्योरी करी, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन रिसेंट टॉपिक में जो सर पढ़ा रहे उसके क्वेश्चन तो आपको डेली पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम चल रहे हैं प्रेशर के ऊपर, किस पर चल रहे हैं? प्रेशर के ऊपर। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, प्रेशर के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर प्रेशर के बारे में सबको पता है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया की जगह हम फोर्स पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर होता है आपका F/A, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें प्रेशर पे, तो प्रेशर आपका स्केलर होता है। यस और नो मुझे बताना भाई, क्या प्रेशर आपका स्केलर होता है? यस। क्या ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल। क्या इसको हम जो है पास्कल बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, पास्कल कहते हैं। अगर हम प्रेशर को एक तरीके से डिफाइन करें तो प्रेशर के मायने हैं पेन के। क्या है? पेन। प्रेशर को ऐसा हो के पेन होता है। बस आपको याद रखना है कि प्रेशर जो है उसका एक ग्राफ बनता है। ये प्रेशर हो गया, ये एरिया हो गया। तो उसमें जो है ना ऐसा कांस्टेंट अगर हमने फोर्स रख दिया तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से। कैसे बनेगा? इस तरीके। ये फोर्स क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। और जब फोर्स यहाँ कांस्टेंट हो गई है तो प्रेशर का और एरिया का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। समझ में आई ये बात? क्या आसान था? बिल्कुल आसान था। अगर हम एयर प्रेशर की बात करें, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर को हमेशा याद रखना है आपको, जो कि एक एटीएम होती है। क्या होती है? एक एटीएम। तो एक एटीएम होती है किसका? एयर की प्रेशर। और एक एटीएम को हम कैसे गिनते हैं? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसा आएगा? 1.01 इंटू 10⁵ इंटू इन मीटर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? यस। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से। यस। अब मुझे बताओ कि एक कंडीशन आपको हम देते हैं, इस कंडीशन के ताल्लुक से आपको मुझे बताना है कि मानो कि अगर हमने क्या किया, इस तरीके से कंटेनर ले लिया। ये कंटेनर, यस, इसके अंदर एयर पार्टिकल भी है। इस तरीके से बहुत सारे जो है पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के, किसकी भी। तो एक प्रेशर जो है ना ऊपर की वजह से आएगा क्योंकि ये कंटेनर खुला हुआ है, और एक प्रेशर जो अंदर जनरेट होगा। एक प्रेशर कहाँ होगा? अंदर जनरेट होगा। तो जो लिक्विड का प्रेशर आएगा, प्रेशर ड्यू टू एयर ऑन द लिक्विड सरफेस, तो एक प्रेशर आएगा ऊपर की तरफ से क्योंकि ये कैसा है? ओपन है। तो प्रेशर किस पर आएगा? प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। प्रेशर किस पर आएगा? लिक्विड ऑन सरफेस। प्रेशर जो है किस पर आएगा? सरफेस के लिक्विड पर आएगा, लिक्विड की सरफेस पर आएगा। प्रेशर जो है किस पर आएगा? प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पर आएगा प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, लिक्विड सरफेस पर आएगा तो मुझे बताना प्रेशर ड्यू टू एयर क्या हो जाएगा। एक अगर प्रेशर है इस जगह पर, जब ओपन है तो प्रेशर क्या आएगा? उसके ऊपर लगेगा, जाहिर सी बात है। और एक प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने मानो कि यहाँ से इतना छेद मार दिया, ऊपर का बंद कर दिया इस तरीके से, अब यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। अब बताओ कि अगर मैंने ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया, केस टू ये कि अगर मैंने इस कंटेनर का ऊपर का ढक्कन क्लोज कर दिया, तो प्रेशर जो है क्या आएगा?
प्रेशर ड्यू टू एयर क्या आएगा, ज़ीरो। क्या आएगा, प्रेशर ड्यू टू एयर क्या आ जाएगा, अरे बोलो ना, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो। अब ये तो आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, समझ कर पढ़ा, दिमाग लगाया इसका, बहुत बढ़िया। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम आपने पढ़ना। लिक्विड कॉलम के ऊपर प्रेशर क्या लगता है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा हम लेंगे जिससे आपको भी समझ में आए। एफबीडी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लिक्विड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर एफबीडी लगता है इमेजिनरी सिलेंडर का ऑफ लिक्विड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। यानी कि एफबीडी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी के सिलेंडर का जो एफबीडी है ऑफ सिलेंडर ऑफ लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर ही लगता है। किस पर लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। तो होता ये कि अगर हम दो सिलेंडर की लिक्विड को लेते हैं, यानी कि मानो कि हमने ये सिलेंडर इस तरीके से लिया हुआ था, उसके हमने क्या किया, ऐसा सिलेंडर अंदर से बिठा दिया, एक और सिलेंडर यहाँ अंदर से ऐसा बिठा दिया, उस पर हम कह रहे हैं कि ये जो है mg है, और ये जो फोर्स इधर से आ रही है ये एक अलग है, और ये फोर्स एक अलग चल रही है, F1 और ये F2 है। तो F1 और F2 बराबर है, F1 और F2 बराबर। अगर हम गौर से देखें तो एफ नेट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, जीरो। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, फोर्स अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जीरो। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी यहाँ पर तकरीबन P1 और P2 का सेम ही आएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो F/A होता है और F2/A होता है, दोनों फोर्स है। इस तरीके से प्रेशर हम निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या जीरो है आपका, एफ नेट जीरो, और प्रेशर बराबर है, तो प्रेशर यहाँ जीरो बराबर है और फोर्स क्या है, जीरो। ये हो गया आपके लिक्विड कॉलम के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अगर इसी को मैंने इमेजिनरी एक्सिस पर लेकर गया, वर्टिकल पर, और वर्टिकल के अंदर यानी कि वाई एक्सिस पर ले गया, तो वाई एक्सिस के अंदर क्या आएगा, इसको आप समझ लो बस, वाई एक्सिस पर ही आएगा कि अपर एंड जो है इसका H1 जीरो हो जाएगा और P1 भी जीरो आ जाएगा। तो रो जी एच अगर हम वर्टिकल में लेते हैं, इसमें बात करते हैं वर्टिकल में, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वर्टिकल या वाई एक्सिस, तो वर्टिकल और वाई एक्सिस डीप ऑन पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अपर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डीप ऑफ पॉइंट होगा। तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, रो जी एच बाई, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एच, डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एच, आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एच। तो इसको हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी एच को डेप्थ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अपर सरफेस के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एज डेप्थ, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, और ड्यू टू ग्रेविटेशन एज डेप्थ डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। तीन बातें इसके ताल्लुक से हैं, इसको हम बात करते हैं। देन अगले वाला जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये इस तरीके से आप समझे कि ये एक तरीका का रिवीजन है आपका, ठीक है ना। और ये रिवीजन आपको लिख लिख कर मैं करा रहा हूँ, खुद भी याद कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो रो इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, रो जी एच होता है। अगर हम बात करें तो डिपेंड डेप्थ ऑफ पॉइंट, इसको हम ये भी करते हैं डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, अपर सरफेस ऑफ लिक्विड पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट है कि डिपेंड ऑन डेंसिटी, किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज डेप्थ। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया पे डिपेंड नहीं करते।
तो आपने याद रखना है आज के लेक्चर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा। एक्सिस में रखो, हॉरिजॉन्टल में रखो, आपके रो जी एच रो इज इक्वल रो जी एच एच होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल में रखने पर अगर हम बात करें तो 4 0 आएगा लेकिन प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो सब बेसिक बातें हैं थोड़ी थोड़ी, अगर आप थोड़ी बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर ओपर कंटेनर होता है तो तब एफ नेट क्या होता है, पी नेट क्या होता है, मैं आपको बताकर लास्ट में भी इसको वो कर देता हूँ। उसको अभी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी शेप में अगर हम रखते हैं, ऐसा अगर किसी भी शेप में रखते हैं, एनी शेप में अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर तो हर जगह सेम रहेगा। एनी जगह P1 P2 P3 एंड सो ऑन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। ये एक बात याद रखें। दूसरी बात कि अगर ओपन कंटेनर रहा, ओपन कंटेनर में कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, पी नेट ऐसा लगाएंगे, पी नेट इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट, रो जी एच प्लस पी नॉट। ठीक है, तो ये पी डेंसिटी की रिस्पेक्ट में है। अगर लिफ्ट अपॉन में जा रहा है ऊपर की तरफ, मानो कि आपका सिलेंडर अगर हम बात करते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, रो जी एच उसका, तो अगर आपको उसके लिए निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर ए जो है किसमें, लिफ्ट में तो ए नॉट आ जाएगा। तो लिफ्ट में है तो हम निकालेंगे रो जी प्लस ए इज इक्वल टू एच। और अगर ए लिफ्ट आपका नीचे की तरफ है, यानी कि ए लिफ्ट नीचे है, तो रो जी जो है इसमें आ जाएगा। अगर ए लिफ्ट कैसा है, ए नॉट है लेकिन कैसा नीचे की तरफ है, तो रो इज इक्वल टू जी माइनस ए एच, तो रो माइनस जी प्लस ए, जी माइनस ए। अगर कंटेनर फ्री फॉल गिरता है, यानी कि कंटेनर जो है फॉलिंग फ्रीली कर रहा है, तो रो इज इक्वल टू जी एच, तो जी माइनस जी आ जाएगा। रो इज इक्वल टू रो एच जी माइनस जी, पी नेट उस वक्त जीरो आ जाएगा अगर फ्रीली गिर रहा है तो। एक तो ये बात। दूसरी बात आपने याद रखना है कि अगर कंटेनर के अंदर प्रेशर, एक तो कंटेनर क्लोज है और एच एच हाइट पर आपको दिया गया है, कुछ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बस हो ही गया, बस लास्ट हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गलत वो आ गया। मैं बोलना चाह रहा था कि अगर हाइट अलग अलग जगह की दी है तो तब प्रेशर की क्या हम बात क्या करते हैं। देखिए H1 हाइट है और ये H2 हाइट है और ये H3 हाइट है। ठीक है, तो इस पर P1 P2 P3 इस तरीके से लिख दिया हमने। यस, तो हम लिखते कि P1 ज़्यादा है P2 से, P2 ज़्यादा है P3 से, और ऐसे चलते रहता। ठीक है ना। तो अगर हमको इसको ये निकालना तो P1 के लिए हम क्या लेंगे, रो जी एच H1। ठीक है, उसके लिए P2 के लिए क्या निकालेंगे, रो जी एच H2, और P3 के लिए रो जी एच H3। इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से हम निकालें तो ये क्लोज में निकालें। किस में निकालें, क्लोज में। बस ओपन में कुछ नहीं है, ओपन में क्या है, कुछ नहीं। ओपन में बस पी नॉट ऐड कर देना, बस P1 की जगह जो हम रो जी एच H1 लिख रहे थे ना, उसको लिखते रहो, उसके अंदर पी नॉट ऐड कर दो बस ओपन में, रो जी एच H2 और रो जी एच पी नॉट रो जी एच H3। तो ये P2 भी निकल गया और ये P3 भी निकल गया। ओपन में याद रखना कि पी नॉट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज तक रिवीजन था। कल हम पास्कल लॉ और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। धीरज रखो, सारे क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। PYQs कराएंगे बढ़िया तरीके से, मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँगा, आपको बताऊँगा। स्टे ट्यून रहे, साथ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक